तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी कियारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं याद था। वो एक गुफा के नीचे बैठ गई, इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है। वो अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर रियाफा आ गए, जो मूवी में उसके ग्रैंडपा हैं। कियारा का दिल बहलाने के लिए वो उससे कहते हैं कि आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी है एक लायन मुफ्सा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहीं से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लायन मुफ्सा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे। काफी साल बारिश न होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफ्सा अपने मॉम डैड से पूछता है कि वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं। उसकी मॉम ने बताया उस जगह का नाम मिलैल है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज है और वहाँ जानवर बहुत अमन की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक अच्छी चीज ये हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते पे बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ सैलाब आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफ्सा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूद गए और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफ्सा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं, जहाँ से उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुफ्सा को डर लग रहा था। एकदम से बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथी के टकराने की वजह से यहाँ से वो बंद टूट गया जिसके ऊपर मुफ्सा खड़ा था और मुफ्सा एक मर्तबा फिर पानी में डूब गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई। उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफ्सा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे एक छोटे लायन टाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफ्सा को देखा तो उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफ्सा घबरा गया और वो तैरते हुए किनारे तक आया, जहाँ से टाका उसकी मदद करता है उसे तालाब से बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे, लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ टाका की मॉम ने आकर उन मगरमच्छों पे गुर्रा कर उन्हें यहाँ से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मॉम से कहता है, मॉम हम मुफ्सा को क्या अपने घर ले चलें? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। तब मुफ्सा बोला, नहीं मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहाँ पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफ्सा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारों को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफ्सा बोला कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाएंगे और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफ्सा से कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफ्सा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई, जिसके बाद वह रेस कंटिन्यू हुई। तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और मुफ्सा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका इस सब से बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली उसके इस हार से उसे एक भाई, एक दोस्त मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था, लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। खैर, अब दिखाया जाता है कि टाका और मुफ्सा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बार जब नॉर्मल थी, टाका के डैड ने मुफ्सा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफ्सा अपनी मॉम के साथ यानी टाका की मॉम के साथ शिकार पर गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए सफेद शेर, जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और ये चीज उसके मॉम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब टाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफ्सा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था।
यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफ्सा अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर टाका और मुफ्सा की मॉम अपने लायन किंग को बताती है कि अगर मुफ्सा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफ्सा अपने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा, उसने मेरी जान बचा ली। इस मर्तबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफ्सा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा, तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफ्सा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहाँ देखने को मिला मुफ्सा ने जिस शेर को मारा था वो वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफ्सा को तो वो बाद में आकर मारती। जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मारने के लिए छोड़ आया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला और इस चीज से मुफ्सा के ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफ्सा के ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम बहुत ताकतवर हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो लोग बहुत तेज भागते हैं, जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मॉम टाका और मुफ्सा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम मलेल है, तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल न जाए, लेकिन ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टाका और मुफ्सा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यहीं उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे उसे पता चल गया कि दो शेर यहाँ से भाग भी गए हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्दी ही वो टाका और मुफ्सा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफ्सा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुककर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफ्सा और टाका दो, इसलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आकर उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफ्सा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफ्सा की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफ्सा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है, लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफ्सा को लेकर भागा और आखिरी किनारे पर आ गया जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि यह सफेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफ्सा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव उन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफ्सा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था सराबी, जो इन्हें देखकर सुख की सांस लेती है और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देख। शराबी के लिए बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने को कहता है। एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि शराबी भी मलेला जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफ्सा जाना चाहते हैं। अपनी हिफाजत के लिए अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफ्सा को मिला रफीफी। इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीफी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीफी का शिकार करते उसे खा जाते, रफीफी उसे बताता है कि मुझे मलेले का रास्ता याद है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफ्सा ने कहा, सच बताओ। तो रफीफी ने कहा, हाँ मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेली ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ उसे मलेली का रास्ता आता था। खैर ये बात जानकर ही रफीफी को मलेली का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुंचा दे। सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वो सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। सराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफ्सा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है और मुफ्सा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफ्सा उसे कहता है कि मुझे सराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बात
बहुत पसंद आती है। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसे ही किया और वाकई ये बात सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांग लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेमग्न इधर उधर भागते तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही ये लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला शराबी जो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी वो वापस उतर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाम रख देता और वो मर जाती, मुफ्सा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। ये देखने को मिला कि हाथियों का ये झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था। उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुई एक चट्टानों की मीनार टूटने लगी और रास्ता भी बंद हो गया, जहाँ से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो टल गया, लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफीफी फौरन शराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है कि मेरी जान किसने बचाई, और फौरन बिना हिचकिचाए मुसाफिर झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफ्सा के झूठ से तो टाका खुद हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स करती है। रफीफी जिसने सब सच देखा था वो सब जानता था। उसके दिल में मुफ्सा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था मुफ्सा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलीली पहुंचने ही वाले थे। मलीली इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रहा था। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफ्सा शराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफ्सा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफ्सा की इस आइडिया से तो शराबी भी इम्प्रेस हो गई। इसके अलावा भी मुफ्सा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी की काम करता है जिससे शराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफ्सा ही वो था जिसने अपनी जान पर खेलकर शराबी की जान बचाई थी। उसकी ज़हीन बातों से अब शराबी ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि उसके जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफ्सा ने महसूस किया था। इसलिए अब वो मुफ्सा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और ये चीज महसूस करते हुए मुफ्सा उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी ये बहस चलती रही। शराबी चाहती थी कि मुफ्सा कन्फेस करे, सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफ्सा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफ्सा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो सब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफ्सा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफ्सा ने किया है और मुफ्सा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफ्सा से मैंने भी अपने कहीं बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेली की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहाँ तुम्हें मुफ्सा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बिछा चुका था, वो मुफ्सा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलीली पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफ्सा की खुशी का इंतहा नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफ्सा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफी अमन से एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका ये सारा अमन एक मिनट में खराब हो जाता है जब यहाँ सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सब की नाक में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफ्सा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। हाँ, ये अब शेर बिना वक्त जाया किए मुफ्सा के ऊपर हमला कर देते हैं। वो मुफ्सा से लड़ ही रहा था कि मुफ्सा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देकर दूर कर दिया और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि ये सब टाका का ही किया धरा है। सफेद शेर को मुफ्सा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। ये सुनकर अब मुफ्सा का दिल टूट गया और इसी सब में दोबारा उस सफेद शेर ने उसे उठाकर वहाँ पहाड़ी से नीचे
फेंक दिया। ये मुफ्सा के लिए अच्छा ही हुआ था। वहाँ से मुफ्सा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना ये सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चे को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। ये सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वो भी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफ्सा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वह सफेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफ्सा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी के नीचे फेंक दिया, जहाँ पे गिरने की वजह से मुफ्सा काफी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफ्सा को खत्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। मुफ्सा जख्मी भी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफ्सा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफ्सा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसलिए वो मुफ्सा को बचाने के लिए अब इस गड्ढे में कूद जाता है। इस टाइम टाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफ्सा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफ्सा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। ये बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा जलजला आ चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहाँ पर मुफ्सा, टाका और वो सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे, वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफ्सा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में ये पत्थर उस सफेद शेर के ऊपर गिरकर ये सफेद शेर खत्म हो जाता है। यानी साफ था कि मुफ्सा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। अब ये देखकर कि हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे सफेद शेर और शेरनियां डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। मुफ्सा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफ्सा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफ्सा के ही चर्चे थे और मुफ्सा का नाम सुनकर अब मुफ्सा से मिलने के लिए कोई आया है। मुफ्सा की मॉम, जो इतने बड़े हुए मुफ्सा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफ्सा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफ्सा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है। यही सफेद शेरों को यहाँ लेके आया था। ये आवारा हमारे दरमिया में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफ्सा ने सबको डांटा और बोला, ये मेरा हुक्म है कि टाका यहीं रहेगा। जब तक मेरी हुकूमत है मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफ्सा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ड महसूस होने लगा और उसने मुफ्सा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफ्सा की एक कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो कि रफीफी कियारा को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि कियारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर कियारा को पता चला कि अब कियारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।